सर अकेडमी, मेरा नाम है सुभाष नेगी। आज फिजिक्स पीवाईक्यू का सेकंड पार्ट हम लोग आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक कर लें। वहाँ पे फर्स्ट पार्ट 1 मार्क्स की क्वेश्चन का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन है। ये जो सेकंड पार्ट है इसमें सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे और 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि ये पहले भी पूछे गए क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई क्राउन कांच है, क्राउन कांच का वायु के सापेक्ष क्रांतिक कोण 41.14 डिग्री है और इस क्राउन कांच से बने प्रिज्म के लिए संलग्न किरण आरेख पूर्ण कीजिए। मतलब एक जो ये रे डायग्राम है इसको कंप्लीट करना है। क्या चीज़ गिवन है इंग्लिश में अगर हम लोग पढ़ें तो इफ़ द क्रिटिकल एंगल ऑफ द क्राउन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 41.14 डिग्री देन कंप्लीट द एडजेसेंट रे डायग्राम फॉर ए प्रिज्म मेड ऑफ क्राउन ग्लास। सबसे पहले क्राउन ग्लास होता क्या है? क्राउन ग्लास एक टाइप का ऑप्टिकल ग्लास होता है जो विंडोज़ वगैरह में यूज किया जाता है। तो इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले ना क्रिटिकल एंगल गिवन है, तो क्रिटिकल एंगल के लिए टी आई आर पता होना चाहिए। टी आई आर होता क्या है? ये ऊपर मैंने डेंसर मीडियम बना रखा है, नीचे रेयरर मीडियम होगा। मतलब टी आई आर एक ऐसा फिनोमिना होता है, टी आई आर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें इंसिडेंट जो एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। इंसिडेंट एंगल जो है ना वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। तो जो जो रिफ्रैक्ट हो, जिस रे ने रिफ्रैक्ट होना था वो रिफ्रैक्ट ना होकर के रिफ्लेक्ट मतलब उसी मीडियम में वापस चली जाती हैं। ठीक है, इसको हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, रे डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको टी आई आर समझ में आ गया है तो रे डायग्राम आपको बहुत ईजी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एक रे एंटर कर रही है और रे एंटर जहाँ पे सरफेस पे रे टकराएगी वहाँ पे बन जाता है एक नॉर्मल। ठीक है ना, ये इसका डायग्राम है तो मैंने इसको मैग्नीफाई करके आप लोगों को बताने की कोशिश की है। ये एंगल क्वेश्चन में गिवन है 45 डिग्री है और ये वाला एंगल है 90 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये 45 है, 90 है, तो बचा वाला एंगल भी हमारे पास कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये पैरेलल रे आ रही है, तो पैरेलल रे आ रही है तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाएगी। ये वाला एंगल भी 90 होने वाला है। 45 90 और इस एंगल को हम लोग निकाल सकते हैं कितना होगा। 45 90 है तो ये बचा वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमको ये पता करना है कि जो ये रे आ रही है सरफेस पे जहाँ पे नॉर्मल बन रहा है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही, वही हमारे पास इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। अब ये चेक करने के लिए ये 90 डिग्री होगा पूरा, तो बचा वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। ये 45 है तो नीचे इंसिडेंट एंगल भी हमारे पास कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आई कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ गया। और क्रिटिकल एंगल हमको गिवन है 41.14 डिग्री है। तो एंगल कौन सा बड़ा होगा? इंसिडेंट एंगल बड़ा होगा। इंसिडेंट एंगल बड़ा होगा क्रिटिकल एंगल से तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मतलब क्या होगा? ये दूसरे मीडियम में ना जा करके उसी मीडियम में क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब कहीं इस सरफेस पे टकराएगी। ठीक है, जैसे इस सरफेस पे टकराएगी तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा? एक नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा। नॉर्मल ड्रॉ मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा और ये 45 होगा तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। मतलब इंसिडेंट एंगल यहाँ पे भी 45 हो जाएगा और ये इंसिडेंट एंगल जब 45 होगा इसका मतलब फिर से क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा और ये रिफ्रैक्ट ना होकर के क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी मीडियम में, डेंस मीडियम में ही वापस रह जाएंगी। तो इसका मतलब कुछ रे डायग्राम कुछ ऐसे बनने वाला। दूसरी रे को हम लोग चेक करेंगे। दूसरी रे भी सेम क्या हो जाएगा? इस एंगल पे मतलब नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री होगा तो मतलब ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा और ये रे सीधे इस सरफेस पे टकराएगी और इस सरफेस पे टकराने के साथ साथ ये भी 90 डिग्री बनाएगी। मतलब यहाँ पे इंसिडेंट एंगल फिर से कितना डिग्री? 45 डिग्री बन जाएगा। 45 डिग्री बन जाएगा तो ये उसी मीडियम में क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट आंसर होगा। रे डायग्राम कुछ इसका इस प्रकार से बनेगा। होप आप लोगों को समझ में आई होगी चीज़ें। सेकंड क्वेश्चन करते हैं आज का। सेकंड क्वेश्चन कह रहा 6000 तरंगदैर्ध्य का प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। माध्यम में इसका वेग और आवृत्ति ज्ञात कीजिए। लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम एंटर फ्रॉम एयर into a medium of refractive index 1.5, find its velocity and frequency of the medium। देखो निकालना क्या हम लोगों को? सबसे पहले वेवलेंथ लैम्डा गिवन है 6000 होगा, 6000 एंगस्ट्रॉम।
6000 एंगस्ट्रॉम को चेंज करेंगे तो 6 इंटू 10⁻³ इंटू एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, मतलब ये कितना आएगा 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आ गया। ठीक है, ओके। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, और न्यू इज इक्वल टू सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो कितना है 3 इंटू 10⁸ है, अपॉन लैम्डा कितना होगा, लैम्डा हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, 3 से कैंसिल हो जाएगा 6 टू टाइम, मतलब ये बचेगा 1/2 इंटू 10⁻8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 7 ऊपर जाएगा 15 बच जाएगा। ठीक है, 1/2 का मतलब होता है न्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.5 इंटू 10⁻15, मतलब इसी को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 एक पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दिया है तो 10 कितना आ जाएगा 14। फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जाएगी, हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमको वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी के बाद हम लोगों को वेलोसिटी निकालना है, और वेलोसिटी निकालने के लिए जो न्यू का फॉर्मूला होगा न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है, सी का मतलब स्पीड होता है, लेकिन यहाँ पे स्पीड का मतलब वेलोसिटी से है, वेलोसिटी जो हमको निकालनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा हो जाएगा, और वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू कितना निकाला अभी 5 इंटू 10⁻14 इंटू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻7, जो कितना आ जाएगा 6 5 जो हो जाएगा 30, 30 इंटू 10⁻14-7 जो कितना आ जाएगा 7, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻7, 7 में +1 हो जाएगा, पॉइंट को इधर शिफ्ट करने में +1 हो जाएगा, 10 की पावर कितना आ जाएगा 8, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये वेलोसिटी का ये वेलोसिटी आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है किसी प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 3 एम्पियर की धारा 0.01 सेकंड में शून्य हो जाती है तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 15,000 वोल्ट होता है, तो इन कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए, मतलब हमको म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट हम लोगों को फाइंड करना है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दीज कॉइल्स, मतलब दो कॉइल है, प्राइमरी कॉइल में 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और 0.01 सेकंड में, मतलब 3 एम्पियर की करंट, जैसे प्राइमरी कॉइल में 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और 0.01 सेकंड में वो करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना, और जब जीरो होता है तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ 15,000 वोल्ट आ जाता है, तो हमको एम निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम डी आई ओवर डी टी होता है। ठीक है, ओके। क्या चीज क्या क्या चीज़ गिवन है, ईएमएफ दे रखा है 15,000 वोल्ट, तो 15,000 वोल्ट हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, और डी आई निकालने के लिए क्या हो जाएगा, करंट I2 माइनस I1 हो जाएगा, और I2 और I1 पता होना चाहिए, I1 कितना होगा और I2 कितना होगा, जो चीज़ें गिवन है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, गिवन जो I1 करंट होगा वो 3 एम्पियर होगा, पहले 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है फिर जीरो हो जाता है, मतलब जो I2 होगा वो कितना हो जाएगा 0 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज कितना है, मतलब ईएमएफ हमारे पास कितना है, ईएमएफ जो है वो 15,000 वोल्ट है, ऑलरेडी मैंने लिख दिया है 15,000 वोल्ट, तो डी आई निकालने के लिए I2 माइनस I1 0 माइनस 3 कितना हो जाएगा -3 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, और हमको क्या करना है, सब कुछ गिवन है, एम निकालने के लिए फॉर्मूला बन जाएगा एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, ये फॉर्मूला बन जाएगा डी टी ओवर डी आई। ठीक है, एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई, मतलब माइनस ऑफ 15,000 इज इक्वल टू डी टी, टाइम कितना गिवन है, जो टाइम है वो 0.01 सेकंड का टाइम है, तो कितना हो जाएगा 0.01 सेकंड अपॉन करंट, करंट कितना है -3 एम्पेयर का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, मतलब यहाँ पे 5,000 बचेगा, एम इज इक्वल टू 5,000 इंटू 0.01, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5,000 1 ज़ा 5,000, और पॉइंट देखेंगे दो के बाद पॉइंट है तो पॉइंट इधर लग जाएगा, मतलब मेरे पास जो एम आएगा वो कितना आ जाएगा 50, एम कितना आ जाएगा 50, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30,000 तरंग दैर्ध्य की वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए, यह तरंग स्पेक्ट्रम के किस भाग में पड़ती है।
मतलब फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वेवलेंथ हमको गिवन है 30,000 एंगस्ट्रॉम, विच पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेव, मतलब कि ये कौन से स्पेक्ट्रम के किस पार्ट में ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखी है, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड वेव, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। यहाँ पे इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों गिवन है, ठीक है। तो पहले हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी कितनी है। लैम्डा दे रखा है 30,000 एंगस्ट्रॉम, 30,000 एंगस्ट्रॉम। इसको हम लोग चेंज करेंगे तो 30,000 का मतलब होता है 30 इंटू 10⁻3, और एंगस्ट्रॉम को चेंज करेंगे तो 10⁻−10 मीटर हो जाएगा। मतलब क्या होगा, 30 इंटू 10⁻10⁻3 कितना हो जाएगा, -7 मीटर। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 10 पॉइंट को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, 10⁻6 मीटर आ जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। सी कितना दे रखा, सी कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा जो है वो 3 इंटू 10 कितना है -6। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 कितना बचेगा 8 + 6, और 10 कितना आ जाएगा 10 14। फ्रीक्वेंसी है तो 10 14 हर्ट्ज आ जाएगा। मतलब कह रहा जो फ्रीक्वेंसी हमने निकाली वो इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम के कौन से पार्ट में पड़ेगी। तो 10 14 चेक करना है 10 12 होगा तो इंफ्रारेड, 10 16 में अल्ट्रावायलेट रे हो जाएगी, तो मतलब ये इंफ्रारेड रीजन में पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड को बोलते हैं अवरक्त, अवरक्त भाग में पड़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अवरक्त भाग में पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के 2 कारण लिखिए, मतलब कि जो एनर्जी लॉस है, एनर्जी लॉस के 2 रीजन क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला जो है वो ताम्र लॉस, ताम्र लॉस को कॉपर लॉस बोलते हैं, दूसरा है लोहा लॉस मतलब आयरन लॉस, ठीक है। होता क्या है कि ट्रांसफार्मर की जो 2 कॉइल्स होती हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, इन दोनों के बीच में लोहे की क्रोड होती है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में जब करंट फ्लो हो रहा होता है तो यहाँ पे ना हीट जनरेट हो जाती है, समझना यहाँ पे क्या हो जाती है, हीट जनरेट हो जाती है। और हीट जैसे जनरेट होती है तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में, मतलब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट के फॉर्म में डिके हो जाता है, मतलब लॉस हो जाता है। तो इसको हम लोग कॉपर लॉस बोलते हैं। तो इससे बचने के लिए, मतलब इसको रिड्यूस करने के लिए हमको जो कुंडली है, कॉयल है, उस कॉयल में मोटे तारों का यूज किया जाता है। दूसरा लोहा हानि है, लोहा हानि का मतलब होता है आयरन लॉस। आयरन लॉस में क्या होता है कि जो दोनों कॉयल हैं, दोनों कॉयल के बीच में आयरन की क्रोड है, इस आयरन की क्रोड में एडी करंट बनना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब भंवर धाराएं बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और भंवर धाराएं जैसे बनती है तो जो एनर्जी होती हैं, जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में यहाँ पे क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, मतलब वो एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। इसको बचने के लिए हमको क्रोड को पटलित बनाया जाता है, मतलब द कोर इज मेड लैमिनेटेड, उस कोर को हम लोग क्या कर लेते हैं, लैमिनेट कर लेते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मर में हमको लॉसेस देखने को मिलते हैं। तो ये आपको हिंदी में इंग्लिश में दोनों में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। व्हेन करंट फ्लो इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, due to the resistance of these coils, heat is generated in them due to the Joule's effect, that is the part of electric energy is decay in the form of energy। मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो एनर्जी के फॉर्म में, मतलब हीट एनर्जी के फॉर्म में डिके हो जाता है। इसको रिड्यूस करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो वायर है उसको थिक करनी पड़ती है, मोटी वायर बनानी, कॉयल की जो है मोटी वायर बनानी पड़ती है। और दूसरा आयरन लॉस है, द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू द एडी करेंट्स इन द कोर इज कॉल्ड आयरन लॉस, है ना। और इससे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कोर को लैमिनेट कर देना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, तो जो कैपेसिटेंस है या कैपेसिटर है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। कैपेसिटर में एनर्जी के लिए फॉर्मूला हमको पता है, यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर होता है। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कितना है 12 पिको फैरेड। 12 पिको फैरेड का मतलब होता है 12 इंटू पिको, पिको में होता है 10⁻−12 फैरेड। इसको हम लोग 12 में 10⁻−12 लिख लेंगे। और वी का मतलब जो वोल्टेज है वो कितना है 50 वोल्ट। ओके, फॉर्मूले में इसको प्लेस कर देंगे, यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी, सी कितना हो जाएगा
12 इंटू 10⁻−12 फैरेड इंटू वोल्टेज V का स्क्वायर मतलब 50 इंटू 50 हो जाएगा। ठीक है, U इक्वल्स टू हाफ ऑफ मतलब यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम 6 इंटू 10⁻−12, 5×5 = 25 मतलब 2500। 2500 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 इंटू 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, 25 6 हो जाएगा 150, 150 और इंटू 10⁻12 - 2 कितना हो जाएगा माइनस का 10, और इसको हम लिख सकते हैं 1.5, 2 पॉइंट शिफ्ट कर दिया मैंने आगे, 1.5 इंटू 10⁻−8 क्योंकि यहाँ पे +2 हो जाएगा। तो मेरे पास एनर्जी के लिए 1.5 इंटू 10 पावर कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा, और एनर्जी की यूनिट कितनी होती है, जूल होती है। तो ये मेरे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 1.5 माइक्रोगुलाम और 2.5 माइक्रोगुलाम का दो चार्ज है। 1.5 माइक्रोगुलाम और 2.5 माइक्रोगुलाम के दो चार्ज हैं जो 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हैं, और आवेशों को मिलाने वाले मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। आपको सेंटर पॉइंट पे जो मिड पॉइंट है इसका, यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी निकालनी है। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस r = 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे तो ये 0.3 मीटर बन जाएगा। ठीक है, ओके, 0.3 मीटर बन जाएगा। तो मतलब 0.3 मीटर का हाफ करेंगे क्योंकि सेंटर पॉइंट पे 0.3 मीटर का हाफ हो जाएगा 0.15 मीटर, और ये भी 0.15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इंटेंसिटी निकालने के लिए इंटेंसिटी E1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। Q कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻, माइक्रोकुलम है तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। r² मतलब r² सेंटर पॉइंट तक की डिस्टेंस 0.15 है, तो ये 0.15 का स्क्वायर हो जाएगा। इंटेंसिटी E2 इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/4πε0, चार्ज बदल जाएगा। चार्ज के लिए 2.5 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा ओवर 0.15 का स्क्वायर। रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है तो परिणामी तीव्रता E = कितना हो जाएगा E2 - E1 हो जाएगा। ठीक है, E2 कितना है 1/4πε0, 2.5 इंटू 10⁻⁻6 ओवर 0.15 का स्क्वायर माइनस 1/4πε0, 1.5 इंटू 10⁻⁻6 ओवर 0.15 का स्क्वायर हो जाएगा। जो चीज़ कॉमन है वो चीज़ कॉमन आ जाएगी। कॉमन क्या क्या चीज़ है 1/4πε0 दोनों साइड मिलेगा आपको। चार्ज पार्टिकल डिफरेंट है, 10⁻⁻6 ऊपर से कॉमन आएगा, नीचे से कॉमन आ जाएगा 0.15 का स्क्वायर। अंदर जो चीज़ बचने वाली है वो 2.5 माइनस कितना बचेगा 1.5 बचेगा। ठीक है, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9, और साथ में आ जाएगा 10⁻⁻6 और 0.05 का जो स्क्वायर करेंगे तो 0.05 का स्क्वायर 15 15 या 225, तो 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा 0.025 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 2.5 - 1.5 इंटू 1 हो जाएगा, और यहाँ से मेरे पास इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, इंटेंसिटी आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9 - 6 कितना हो जाएगा 9 - 6 3 हो जाएगा अपॉन 0.025 है ना। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग पॉइंट हटाएंगे, और पॉइंट हटाने के बाद ऊपर 10⁻3 लगा देंगे। तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा, मतलब इंटेंसिटी का जो वैल्यू आएगी 9/25, 9/25 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा 3 और 3 6 हो जाएगा। 9 में हम लोगों को 25 का डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो इंटेंसिटी आएगी 9/25 होगा 0.36 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। इंटेंसिटी को मैं लिख सकता हूँ 3.6, एक पॉइंट को पीछे शिफ्ट करेंगे तो इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस, मतलब 1 माइनस हो जाएगा 10⁻5 बचेगा।
इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 3.6 इंटू 10⁵, जो मेरे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, परावर्ती दूरदर्शी का नामांकित चित्र आरेख बताइए। मतलब ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। It is a reflecting telescope in which the light from the main mirror is reflected by the small flat secondary mirrors at the 45 डिग्री। होता क्या है कि कॉनकेव मिरर होता है इसमें। कॉनकेव मिरर, दो मिरर और एक लेंस यूज किया जाता है इसमें। लाइट सोर्स जब फर्स्ट वाले मिरर पे पड़ती है, दोनों लाइट सोर्स फर्स्ट वाले मिरर पे पड़ेगी, तो ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट होकर के एक पॉइंट पे मिलेंगी और उस पॉइंट पे सेकेंडरी मिरर सेट किया जाता है। जो सेकेंडरी मिरर जो है वो एक प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है। ये क्या करता है, इसको 45 डिग्री के एंगल पे सेट किया जाता है, जिससे कि यहाँ से रे आएंगी और वो रिफ्लेक्ट होकर के आईपीस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, जिससे हम लोग देखेंगे इसको, तो कॉन्वेक्स लेंस से इमेज बनती है, जिससे हम लोग इसको देख सकते हैं। इसको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में भी लिखा हुआ है इसमें, मुख्य दर्पण के पास में परावर्तित करके 45 डिग्री के कोण पर सेट किए गए छोटे दर्पण में विचलित किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को डायग्राम पूछा हुआ था, तो आप लोगों को याद रखना है कि इसमें दो मिरर और एक लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र स्थापित करना है। राइट द फॉर्मूला ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन एक्सियल पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल गिविंग द मीनिंग ऑफ द सिंबल्स यूज्ड, ठीक है। दो चार्ज पार्टिकल है, डाइपोल का मतलब इसमें दो चार्ज होंगे, एक चार्ज माइनस क्यू होगा और दूसरा प्लस क्यू चार्ज होगा। इससे एक्सेल कह रहा है कि थोड़ी, एक्सेल का मतलब एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट होगा पी, इस पी पॉइंट पे हमको इंटेंसिटी बतानी है। तो क्यू के कारण एक इंटेंसिटी ई वन होगी जो पी पॉइंट से आगे की डायरेक्शन में होगा, और माइनस क्यू के कारण जो इंटेंसिटी होगी वो बैकवर्ड होगी, मतलब ई2 होगा, है ना। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस होती है 2l, हमने इसको डिवाइड कर दिया एल और एल की फॉर्म में, और ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, आर है। तो इसमें दो इंटेंसिटी निकलेगी, जो माइनस प्लस क्यू के कारण निकलेगी और एक माइनस क्यू के कारण निकलेगी। तो स्टार्ट करते हैं, पहला इंटेंसिटी क्या होगा, E1 इक्वल्स टू, पेन चेंज करते हैं, E1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू ओवर आर स्क्वायर होता है, तो प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू हो जाएगा, क्यू ओवर आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस क्यू से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो आर माइनस एल हो जाएगा, है ना। प्लस क्यू से, क्या बता रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ कि प्लस क्यू टू पी तक की डिस्टेंस कितनी होगी। अगर मैं प्लस क्यू से पी तक की डिस्टेंस बोलूँ जो मुझे नहीं पता है, तो आर में से मैं एल को माइनस करूँगा तो मेरे को ये डिस्टेंस मिल जाएगी बची हुई, तो आर माइनस कितना हो जाएगा, एल हो जाएगी। सेम अगर मैं माइनस क्यू टू प्लस क्यू करूँ तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, आर प्लस एल हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा, जिसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर दूंगा। इंटेंसिटी, दूसरी इंटेंसिटी के लिए E2 इक्वल्स टू फॉर्मूला बनेगा 1/4πε0 क्यू ओवर आर प्लस एल का स्क्वायर। माइनस क्यू की कारण इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इस माइनस क्यू से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी, आर प्लस एल। आर में मैं एल को प्लस कर दूंगा, टोटल डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगी, जिसको मैं क्या बोल दूंगा, इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दूंगा, ठीक है। इंटेंसिटी के लिए E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो मैं इंटेंसिटी को E1 माइनस E2 कर देता हूँ। तो E इक्वल्स टू E1 है 1/4πε0 क्यू ओवर आर माइनस एल का स्क्वायर, और माइनस कर देंगे 1/4πε0 क्यू ओवर आर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ओके, जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन आ जाएगी, E इक्वल्स टू क्यू कॉमन है दोनों साइड, तो क्यू आ जाएगा बाहर, अपॉन 4πε0, अंदर मेरे पास क्या बचेगा, 1/आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/आर प्लस एल का क्या बच जाएगा, स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। ओके, E इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4πε0, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, का स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है।
इंटेंसिटी E इक्वल्स टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, और ये माइनस का माइनस रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, ए प्लस बी क्या और ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अपॉन कितना हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। E इक्वल्स टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे जो माइनस है इसका इनसाइड मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर, ये भी माइनस हो जाएगा L स्क्वायर, और माइनस माइनस का प्लस 2RL, नीचे क्या बचेगा, नीचे मेरे पास बचेगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का भी होल स्क्वायर बचेगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, L स्क्वायर से यहाँ पे L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इंटेंसिटी का फॉर्मूला Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2RL और 2RL कितना हो जाएगा 4RL हो जाएगा, नीचे बचेगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का भी होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इसको हम 2QL की फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस 4 से मैं 2 लेके चलता हूँ 2, और यहाँ से मैंने Q ले लिया और इधर से L ले लिया, मेरे पास क्या बचा दूसरा, 4 से 2 आगे आ गया तो एक 2 अंदर बचेगा, और साथ में क्या बचेगा R बचेगा, होल अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए करा क्योंकि जो 2QL होता है वो P के इक्वल होता है, P जो डाइपोल मोमेंट होता है ना, P इज इक्वल टू 2QL, तो जहाँ पे P है वहाँ पे मैं 2QL लिख दूंगा। इंटेंसिटी की बात के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटेंसिटी के लिए मेरे पास फॉर्मूला बनेगा E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2QL की जगह पे मैं P लिख दूंगा, तो P मतलब ये 2PR हो जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, है ना। R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का मतलब मैं अब यहाँ पे मैं ये लेके चलूँगा कि जो डिस्टेंस L है वो बहुत छोटी है, मतलब L डिस्टेंस इज 2 लेस देन R, तो L स्क्वायर भी बहुत छोटा हो जाएगा R स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग L स्क्वायर को नेग्लिजिबल कर देंगे, मतलब मेरे पास बचेगा R स्क्वायर, और यहाँ पे R स्क्वायर की पावर स्क्वायर है तो R की पावर क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा। इंटेंसिटी E का फॉर्मूला क्या आएगा, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बचेगा 2P ओवर R क्यूब, ठीक है। इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अफवाह अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। एस्टेब्लाइज द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एक यहाँ पे एक सर्किट बना रखा है मैंने, इसमें क्या होगा कि आपको करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालना है। करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q ओवर T, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या होगा, कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे जो है वो बैटरी से कनेक्टेड है। जब इसमें करंट को फ्लो किया जाता है, मतलब I करंट फ्लो किया जाएगा, इसमें I करंट फ्लो किया जाएगा, तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ को ये क्या कर देंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर देंगे, और जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्रॉस सेक्शन ए, मतलब जो क्रॉस सेक्शन ए है यहाँ से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो NaVd होगा। N शो कर रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ए यहाँ पे एरिया को शो कर रहा है, और Vd का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T सेकंड, अगर एक सेकंड में NaVd इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो T सेकंड में NaVd इंटू T करेगा, मतलब मैं T से मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। तो अमाउंट ऑफ चार्ज इन T सेकंड, मतलब चार्ज कितना फ्लो होगा T सेकंड में, तो चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE। N क्या है, N जो है वो NaVd E है, तो Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा NaVd, और इंटू क्या हो जाएगा E हो जाएगा, ठीक है। NaVd इंटू E हो जाएगा, Q निकाल दिया। अब मुझे करंट बताना है, करंट कितना होगा, I कितना होगा, तो I का फॉर्मूला Q/D होता है, Q इज इक्वल टू NeVd T,
ओवर मैं क्या कर दूंगा, टी से डिवाइड कर दूंगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास जो करंट आ जाएगा वो NEAVD आ जाएगा। ये करंट और ड्रिप वेलोसिटी में एग्जैक्ट रिलेशन होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसी का, और जो क्वेश्चन है वो पूछा हुआ कि 10 वोल्ट वैद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है और किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, किसी परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर है, तो आपको रजिस्टर निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है रजिस्टर का। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, मेरे पास EMF 10 वोल्ट गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से डिनोट करते हैं, R इज इक्वल टू कितना होगा 3 ओम होगा, है ना। और करंट जो फ्लो हो रहा है वो करंट कितना हो रहा है फ्लो, 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो R निकालना है, फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू I R, और V मतलब यहाँ पे EMF E इक्वल्स टू I रेजिस्टेंस स्मॉल r प्लस कैपिटल R हो जाएगा। EMF कितना दे रखा है 10 है, इक्वल्स टू I की वैल्यू है 0.5, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास दे रखा है 3 प्लस कितना हो जाएगा R हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट को हम लोग हटा देंगे तो यहाँ पे एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 20 टाइम्स 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस R हो जाएगा। R निकालने के लिए 20 माइनस 3, जो मेरे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आ जाएगा वो 17 आ जाएगा, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो मतलब जो रजिस्टर के जो रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध है वो कितना होगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 tons closely wound circular coil of the radius 10 centimeter carries a current 3.2 ampere. What is the magnetic field at the center of the coil? coil के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो इसके लिए पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कुंडली के केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड का, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI/2 A। तो नंबर ऑफ टर्न्स N इज इक्वल टू 100 दे रखा है, करंट I फ्लो हो रहा है 3.2 एम्पियर का, और जो रेडियस है A वो कितना है 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए 100 कर सकता हूँ, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 10⁻⁻1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, 10 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। करंट 3.2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है अपॉन 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए का मतलब होता है 2 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 टाइम्स, तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 3.14 और इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻7 10⁻⁻7 प्लस का 2 और 1 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 3.14 इंटू 3.2, ये सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा 20.096 मतलब इंटू 10⁻7 - 2 -5 होगा, और -5 + 1 माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे तो 2.0 बन जाएगा, 2.0 इंटू 10 पावर इधर शिफ्ट करने पे प्लस हो जाता है 10⁻³ मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻³ टेस्ला, क्योंकि यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की, टेस्ला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को अमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित किया जा सकता है। हाउ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए अमीटर एंड ए वोल्ट मीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर और एमीटर, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करना है। सबसे पहले जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर ये एक माइनर करंट को मेजर करने का काम करता है। ठीक है, और जो एमीटर होता है, जो एमीटर होता है ये एक मेजर करंट को, मतलब जो ज़्यादा एम्पियर की करंट है उसको अगर मेजर करना है तो एमीटर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो गैल्वेनोमीटर है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करते हैं। इसके लिए सर्किट क्या होता है कि जो गैल्वेनोमीटर है उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस यूज करते हैं जिसको हम लोग संट बोलते हैं, मतलब एक छोटा सा रेजिस्टेंस होता है संट, ये गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में यूज किया जाता है। ठीक है, तो कुछ जो मेन करंट है, मेन करंट में से जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाएगा वो IG मतलब करंट इन गैल्वेनोमीटर, और जो बचा हुआ जो करंट होगा वो संट से निकल जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ क्या होगा, दोनों कुछ रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का होगा और एक रेजिस्टेंस संट का होगा, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा गैल्वेनोमीटर का, वो पोटेंशियल डिफरेंस किसका, संट के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, मतलब विभवांतर गैल्वेनोमीटर का और विभवांतर संट का बराबर होगा। ठीक है,
ओके, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो गैल्वेनोमीटर में कितना करंट गया, गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो आई जी गया, और आई इंटू आर, तो आर कितना होगा आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू संट में जो करंट गया वो है आई माइनस आई जी इंटू कितना हो जाएगा एस। ठीक है, मुझे एस निकालना है, तो एस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, एस इज इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी अपॉन आई माइनस आई जी। ठीक है, तो संट के लिए फॉर्मूला बन जाता है एमीटर में एस इज इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी अपॉन आई माइनस आई जी। ठीक है, और आदर्श एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, ज़ीरो। तो जो आइडियल एमीटर होता है का रेजिस्टेंस जीरो होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस 1 नंबर में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद वोल्ट मीटर में, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करना है, तो रेजिस्टेंस को यूज करते हैं सीरीज फॉर्म में। किसके, गैल्वेनोमीटर के सीरीज फॉर्म में हम लोग रेजिस्टेंस को, एक लोड रेजिस्टेंस होता है जिसको यूज किया जाता है। यहाँ से हम लोगों को आर निकालना होगा। तो करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। आर का मतलब रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल आर प्लस जी। कैपिटल जी मतलब गैल्वेनोमीटर का भी एक अपना रेजिस्टेंस होगा। आई का मतलब करंट कितना फ्लो हो रहा है दोनों में सेम करंट फ्लो होगा। आई जी मतलब जितना करंट आर में जाएगा उतना ही करंट गैल्वेनोमीटर में जाएगा। ठीक है, तो आई जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी ओवर आर प्लस कैपिटल जी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आई जी इंटू आर प्लस कैपिटल जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी, और आर प्लस जी अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, वी ओवर आई इंटू जी। हमको लोड रेजिस्टेंस आर फाइंड करना है, तो आर इज इक्वल टू वी ओवर आई जी माइनस कितना हो जाएगा, कैपिटल जी। तो रेजिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला होता है वोल्ट मीटर, जब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। और जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है, मतलब जो आइडियल वोल्ट मीटर होगा, उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, है ना। इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। आइडियल को हिंदी में आदर्श वोल्ट मीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति से क्या अभिप्राय है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं, इससे क्या मतलब है। तो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखी हुई, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की थी। संचरण का मतलब जो प्रोपगेट कर रही है आगे की तरफ को, उसमें वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे एक्सिस हम लोग बना लेते हैं, ये वाई एक्सिस होगी, ये जेड एक्सिस होगी, और ये एक्स एक्सिस होगी। ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस में हो, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई एक्सिस में हो, ऐसे, है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई एक्सिस में हो, और ऐसे वो अगर प्रोपगेशन करने की डायरेक्शन वो एक्स एक्सिस में होगा, एक्स वाई और जेड। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में है और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है, तो जो इनका प्रोपगेशन होगा वो एक्स एक्सिस में होना चाहिए। मतलब ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है ना, तो इस टाइप के जो वेव है इसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ सर अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।